आपण लोक सुन्न छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो अपन बात। दोस्तों, आज हम बात करना विश्व वन दिवसक संदर्भ में। तो विश्व वन दिवस आज मनाए जहाँ पूरे देश विदेश और दुनिया में। तो हम उम्मीद करनू कि दुनिया के एक बहुत ठुल हिस्से में जंगलों कटाई जंगलों विनाश है रहा। तो हम उम्मीद करनू कि इस तरीका के प्रयासों में लोगों की क्या भूमिकाएं है सकनी। तो हमारे साथ आज विश्व वन दिवस पर गजेन पाठक जी, सियाई देवी विकास मंचक संरक्षक और नौला फाउंडेशनक एक व्यक्ति छन जो वहाँ बहुत लंबे समय पर काम करनी। तो पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर कुमाऊवानी में आपका। धन्यवाद रंगवाल जी। कुमाऊवानी से बात करने में मुझे हमेशा खुशी का अनुभव महसूस होता है और हर बार कुमाऊवानी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है और मैं भी इसका साथी बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आज विश्व वन दिवस है और आपका जो सियाई देवी विकास मंच से जुड़ा हुआ लगाव है और कोसी को पुनर्जीवित करने के जो आपके प्रयास हैं, और भी कई तरीके से आप जंगलों से जुड़े हुए हैं। आपने कई ऐसे उपकरण बनाए हैं जो खेती के टूल्स को जंगलों को बचाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आज के दिन को सर कैसे देखते हैं आप? रैकवाल जी, विश्व वन दिवस हम लोग मना रहे हैं और इसको एक कर्मकांड के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है लोगों के बीच में। इस वक्त अगर हम पहाड़ को देखें, पहाड़ के सामने जो समस्याएं हैं उनको देखें, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ी गलती की है अपने बांज बुरास तीस स्थापन से जो मिश्र जंगल है उनको खोके। जी, इस वक्त जो आप चुनौतियां देखें अगर पहाड़ के सामने, अगर हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को लेके, हमारे जितने पानी के स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं, जी, जैव विविधता नष्ट हो रही है। उसके अलावा जो मानव वन्य जीव संघर्ष है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है। हमारे खेतों में जहाँ अभी सरसों की, गेहूं की, मसूर की फसलें लहलाया करती थी, वहाँ सब बंजर पड़ा है एकदम, लोग खेती बाड़ी से विमुख हो रहे हैं। दूसरा, हमारे जो बगीचे हैं सेब के, नाशपाती के, आड़ू के, इनमें भी हम लोग देख रहे हैं कि हर साल पेड़ सूख रहे हैं या नए पौधे लग नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं सब चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि हम लोग अपने जो मिश्रित जंगल थे, बांज बुरास तीस कापन आयार के नाना प्रकार के जो मिश्रित जंगल थे वो सब हम लोग खो बैठे हैं और उसकी जगह हमने चीड़ को या कुरी और कालाबासा को दे रहे हैं हम लोग। जी, पाठक जी, ये एक चीज़ें हैं जो हमें समस्याओं के रूप में दिख रही हैं और जन समुदाय भी इस चीज़ को महसूस तो करता ही है। तो अभी प्रमुख रूप से हम जो जंगलों पर खतरे हैं वो किस तरीके के ज़्यादा खतरे महसूस हो रहे हैं? देखिए इस वक्त जो देखने में समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा जो खतरा है जंगलों को है वनाग्नि का। पिछले सालों तक तो गर्मियों में आग लगा करती थी, इस बार आप देख रहे हैं जाड़ों में ही जंगल तो धधकने लगे हैं और बड़ी बड़ी विपरीत हालात हैं। कोई ऐसा कोना नहीं छूटा है कुमाऊं मंडल का जहाँ पर आग न लगी हो, या गढ़वाल मंडल का भी। जी, जी। तो ये सबसे बड़ा खतरा एक जंगलों की आग है। और दूसरा जो बड़ा खतरा है, लोगों की अभी भी जंगलों पर निर्भरता समाप्त नहीं हो पाई है। हम लोग बेशक बहुत चीज मामलों में बहुत विकास कर चुका है। हम लोग पैदल चलने के जगह अब लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, घरों में कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन अभी भी हमारे घरों में जो किसान परिवार से लोग जुड़े हैं उनके पास जो हल है वो लकड़ी का ही है, बहुत सारे परिवारों में। जी। उसके अलावा अभी भी हम लोग जो दूसरा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जंगलों के प्रति जो हमारा रवैया है, जो नजरिया है, वो हम लोग अभी बदल नहीं पाए हैं। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि जंगल हमारी जो आवश्यकताएं हैं, लकड़ी की है, जरौन लकड़ी की है और चीज तो इसकी पूर्ति के साधन है, जबकि प्रकृति ने उनको इसलिए बनाया था कि हमारे लिए हवा, पानी, भोजन और इस चीज सब जो व्यवस्था है जीने की, उसकी व्यवस्था करने के लिए जंगल बनाए गए थे। तो ये नजरिया जो है, एक जो जंगलों की आग, लोगों की जंगलों पर निर्भरता, और जो तीसरा लोगों का नजरिया है, ये सबसे बड़े खतरे हैं। अभी लोग अभी भी जंगलों को पैसा कमाने की दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। उसमें आप सब जानते हैं कई सारे उसमें आर्थिक फायदे हैं जंगलों से, लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण है कि जंगल हमारे लिए हवा और पानी के स्रोत हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान से भी पहले आते हैं। अगर हवा और पानी यहाँ पर सही ढंग से नहीं मिलेगी, इससे शुद्ध नहीं मिलेगी, तो कल को ये रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद आदमी को करना पड़ेगा। जी, तो सर एक चीज़ जैसे आपने कहा कि जंगलों पर जो दोहन के नज़रिए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो जड़ी बूटी के क्षेत्र में हो या पत्तियों के क्षेत्र में हो या अन्य तरीके का जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त की जा रही हैं। तो सर इसमें जो नीतियाँ हैं वो क्या प्रभावी रूप से काम नहीं कर रही हैं या क्या कमी दिखती है हमें? रैकवाल जी, नीतियों के बारे में जहाँ तक बात मैं आपसे कहूँ, 1966 में भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड के जंगलों में जो दोहन होता है उसको देखते हुए एक स्पष्ट वन नीति बनाई गई थी
और उसके तहत एक आदेश आया था कि बांज और बुरास के पादन पर पाबंदी लगाई जाती है 1966। देखिए 34 साल उधर और 20 साल इधर, 54-55 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज भी बांज और बुरास कट रहा है। बिल्कुल। नीतियां अपनी जगह पर है, उसका अनुपालन अपनी जगह पर है। तो नीतियां तो बहुत सारी बनी है, 1981 का वन अधिनियम था, उसमें बहुत सारी चीजों पर ये एक चीज मैं इसमें अंडरलाइन करना चाहूंगा कि उन नीतियों में ये साफ साफ कहा गया था कि लोगों को विकल्प देकर उनकी जंगलों पर निर्भरता खत्म की जाए। उस वक्त ये लोगों को माना गया था कि भैया लोग जंगलों पर निर्भर है, उनकी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पहाड़ की बात मैं कहूँ कि भैया अभी भी लोग हल बैल से खेती करते हैं, तो उनको पेड़ काट के हल बनाना उनकी मजबूरी है। बिल्कुल। ये सरकार को चाहिए कि वो लोगों को विकल्प देकर उनकी जंगलों पर निर्भरता करे। हर घर में गैस हो, हर घर में वैकल्पिक कृषि उपकरण हो, और सबसे बड़ी चीज लोगों में एक अवेयरनेस वाला काम जो है। अभी एक उदाहरण की बात मैं कहूँ, अभी जंगलों में आग लग रही है, आप अखबारों में बयान पढ़ेंगे विभागीय अधिकारियों के, लोगों से उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि जंगल बचाने आगे आए। अब वो प्रश्न ये उठता है कि अखबार पढ़ के लोग आगे आएंगे जंगल की आग बुझाने को, या कभी वन विभाग और जनता के बीच में परस्पर सामंजस्य होगा, तालमेल होगा, साल में 2-4 बैठकें होंगी, लोगों को बताया जाएगा भी जंगल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी रक्षा के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो नीतियां हैं, ये नीतियों के कारण ही इस तरह की स्थिति आ रही है कि संवादहीनता है, जनता और वन विभाग के बीच में कोई संवाद नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर संवाद को बढ़ाए जाने की जरूरत है, तभी जंगल बच पाएंगे। बिल्कुल। तो अगर हम इमीडिएट तौर पर देखें कि आपने भी कहा कि संवाद की ज़रूरत है और एक मिले जुले प्रयासों की ज़रूरत है और सहभागिता की भी ज़रूरत कही गई है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर लोगों का जंगल के साथ सहभागिता बनी रहे तो लोगों का अपनापन बना रहेगा, लोग उसको अपनी भूमिका के तौर पर बचाएंगे। तो इस प्रश्न को हम कैसे देखते हैं सर? देखिए उत्तराखंड में 12,000 से ऊपर वन पंचायतें हैं और बहुत बड़ा क्षेत्रफल जंगल का वन पंचायतों के पास है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज भी हमारे पास कोई एक ऐसी वन पंचायत नहीं है जो सेल्फ सस्टेन हो। सेल्फ सस्टेन से मतलब है कि उसके पास बहुत बढ़िया जंगल हो, रिसोर्सेज हो अपने। कहीं न कहीं उस जो भावना थी वन पंचायत बनाने के पीछे, सरकारों की भावना ये थी कि लोग अपने जंगलों को अपना समझ के उनका संरक्षण करें, संवर्धन करें। लेकिन कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि हमारे पास ऐसे उदाहरण ना के बराबर है। वन पंचायतें पूरी समृद्ध हैं, लोग वहाँ नुकसान नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोगों ने जहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होकर व्यवस्था बना रखी है कि हम इस तरह से इसका दोहन करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल कहीं पर ऐसा नहीं देखने में आ रहा है कि वन पंचायतें अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही हैं। जी, तो सर आपने एक बहुत लंबा समय और बहुत सारे अनुभवों के साथ इस विषय पर काम किया है, जंगलों के ऊपर, पानी के ऊपर। अभी आपको क्या लगता है कि इमीडिएट ऐसे क्या प्रयास हैं जो सीधे लागू कर देने चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप पर हो, सामुदायिक रूप पर हो या प्रशासनिक रूप पर हो? देखिए रखवाल जी, सबसे पहले हम लोगों का दृष्टिकोण जंगल के प्रति बदलना होगा। हमको ये मानना होगा कि हमारे जीने के लिए जितनी जरूरी रोटी कपड़ा मकान है, उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए जंगल है। जी। जिस तरह का परिदृश्य बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 450 ppm पहुंच चुका है, जो आज से 300-350 साल पहले 1688 में 125 ppm हुआ करता था। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जो जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है, उसको हम स्पष्ट रूप से उत्तराखंड में देख सकते हैं। हमारी जाड़ों की वर्षा और बर्फबारी ना के बराबर हो गई है। जी। बरसात में भी जो बारिश हो रही है वो अनियंत्रित हो गई है, और उसका सीधे सीधे परिणाम क्या हुआ है कि हमारे जल स्रोत एकदम सूखने के कगार पे आ गए हैं। अब लोगों से प्रश्न मेरा है कि अगर इसी तरह से पानी सूखता रहा 10, 15, 20 साल में, जब पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? बाकी हिसाब तो हमारा सब लग रहा है कि हमारा जो हल्द्वानी का प्लॉट है वो 10 साल में इतने लाख का हो जाएगा, या हमारी जो जमीन है 15 साल में इतने लाख की हो जाएगी, या मेरा बेटा इतना कमाने लग जाएगा। लेकिन जो सामने है, जो दिख रहा है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता नष्ट हो रही है, हमारे भोजन की थाली में से गुणवत्ता खत्म हो रही है, तो ये बड़े प्रश्न है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सब जंगल से जुड़े हुए हैं, वो पुरानी लाइनें मैं बार बार दोहराता हूँ, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जंगल के क्या है उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार, यह सब जीवन के आधार। तो जंगल हम सबको इन सबको निःशुल्क प्रदान कर रहा है। तो सबसे पहली चीज, हमें जंगलों के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। विभाग को चाहिए, सरकारों को चाहिए कि जंगलों पर लोगों की निर्भरता खत्म करे। जंगल लोग मजबूरी में ही जाए, अन्यथा शौक से कोई नहीं जाए। बिल्कुल। तीसरी चीज, जंगलों की आग के प्रति हमें एक ऐसा दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा जैसे आतंकवाद के प्रति होता है, जीरो टॉलरेंस, कि जंगलों की आग को बर्दाश्त नहीं करना है। अगर हम इसी तरह से दिखावा करता रहे, जैसे आपको याद है कि 2016 में जब भयंकर आग लगी गर्मियों में,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त संज्ञान लिया था इस आग का और उत्तराखंड सरकार को तलब किया था, तो उन्होंने वहाँ पर एक एफिडेविट दिया था कि हमने एक फुल प्रूफ कार्य योजना बना ली है जंगलों को आग से बचाने की। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा वो फुल प्रूफ कार्य योजना क्या है जो आज भी जाड़ों में आग, पहले तो गर्मियों में आग लगती थी जंगलों में, जाड़ों में आग लगने लग गई है, तो ये फुल प्रूफ कार्य योजना थी क्या? तो इन 3 चीजों पर अगर हम काम कर सके तो निश्चित रूप से हमारा जंगल बच सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को हमारी जो धरोहर है जंगलों के रूप हम लोग इसी रूप में देके जा सकते हैं। और सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ कर सके उनके लिए, वो है अपने जंगलों को सुरक्षित और संवर्धित करके जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आपने विश्व वन दिवस के अवसर पर एक अच्छा सा हमें ये समझने को मिला कि इसको एक उत्सव की तरह नहीं, इसको एक संवेदनशील विषय के रूप में देखें कि ताकि जो इतनी गंभीर जैव विविधता है, सूक्ष्म प्रणाली है जंगलों की, वो बनी रहे और वो बची रहे। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आपने कुमाऊं वाणी को अपना बेशकीमती समय दिया। धन्यवाद रैकवाल जी, मुझे हमेशा कुमाऊं वाणी से बात करके खुशी होती है कि जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दों पर आप लोग काम कर रहे हैं रामगढ़ क्षेत्र में, सूफी क्षेत्र में और पूरे कुमाऊं मंडल में, ये एक और मॉडल है जिसको सब लोगों को इसको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और मैं अंडरलाइन करके लास्ट में कहना चाहूंगा कि हमको अपने पारिस्थितिक तंत्र का अगर संरक्षण करना है, A to Z जिसमें पारिस्थितिक तंत्र सब कुछ आता है, हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, सब कुछ आता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जंगल बचाने होंगे। और मैं आपके माध्यम से अपने जनता जनार्दन से जितने हमारे लोग सुनते हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जंगल हमारे हैं, सरकार के भी नहीं है, किसी विभाग के भी नहीं है, जंगल हमारे हैं क्योंकि इसने हमारी कई सारी पीढ़ियों को पाला पोसा बड़ा किया है और आगे वाली कई पीढ़ियों को ये पाले पोसेगा, बड़ा करेगा। इसलिए जंगलों को अपना समझ के इसको नुकसान से बचाएं, आग से बचाएं। वन विभाग का या किसी और संस्था का इंतजार न करें कि ये लोग आगे आएंगे। और हम लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पर आगे आ सकते हैं तो निश्चित रूप से जंगल हमारे बचाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।